नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बजट की। मोदी सरकार की बजट किस तरह से रहे, कुछ नयापन रहा, क्या खास रहा। पहले बजट 2014-15 का जो बजट जुलाई में आया, उस बजट पर क्या वास्तव में भविष्य की एक कोई ऐसी तस्वीर रही जो आज तक पूरी हो पाई हो। एफडीआई की लिमिट बढ़ी, बीमा और रक्षा दोनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और ये जो इंटरिम बजट होगा, अंतरिम जो बजट होगा, यह बजट सरकार का किस तरह से, देखिए ये बजट एक ऐसा बजट होगा जिसे विश्लेषक चुनावी बजट के रूप में भी देखते हैं कि चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं का अंबार होगा, वो कितनी पूरी होंगी नहीं होंगी। क्योंकि बजट जब पेश किया जाएगा उसके ठीक एक महीने बाद ही, लगभग एक सवा महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगी, देश में आम चुनाव होना है। लेकिन हम पिछले बजट को लेकर के एक समीक्षा करेंगे कि किस तरह का रहा, किस तरह की उम्मीद थी। जब मोदी सरकार बनी थी तो उस वक्त मध्यम वर्ग को, टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीद थी। क्या वास्तव में उस उम्मीदों पर कुछ एक्सरसाइज हो पाई है कि ये बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र सिंह धाकड़ साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट जो पार्टियों के, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हमने खास गुजारिश की थी दोनों ही पार्टियों से कि आप इनको भेजें। और क्योंकि बजट है, बजट पे थोड़ा सा हम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। कोठारी साहब के पास जाऊंगा। कोठारी साहब, कुछ चीजें नई हुई हैं, और बजट में जब अनाउंसमेंट किया गया पहले बजट में ही, तो उनसे सवाल भी पूछा गया था मिस्टर जेटली से कि मध्यम वर्ग को बड़ा एक उम्मीद थी आप लोगों से कि टैक्स स्लैब को बढ़ाएंगे या कुछ राहत देंगे। तो तब उन्होंने कहा था कि अपना ख्याल मध्यम वर्ग खुद रखेगा, यानी कि भगवान भरोसे छोड़ा। अगले बजट में भी यही बात रही कुछ। तो ओवरऑल अगर हम पिछले 3 बजट या 4 बजट को हम देखें तो वास्तव में ये देखा जा सकता है कि जिस तरह की उम्मीदें मोदी सरकार से थी वैसा बजट मिला। जी कोठारी साहब। देखिए, बजट और जो आपकी जो बात है, उन दोनों में ये जो मध्यम श्रेणी को जो टैक्स की रिलीफ देना है, ये है। मेरा मानना है कि ये सब बहुत छोटी चीज़ है, इमीडिएट रिलीफ है। लेकिन उसके साथ में कुछ आर्थिक सुधारों के नाम पे कुछ निर्णय सरकार के ऐसे हुए जिनके परिणामों को न तो वो सरकार समझ सकती थी और न पब्लिक समझ सकती थी, और उन परिणामों को ही आज हम भोग रहे हैं। या पूरा जो बिजनेस सिस्टम है, जो आम आदमी है, उनकी ये कह लीजिए कि जो परिणाम है उनसे त्रस्त हो रहा है। और मैं इसको मोटे रूप से कहूँगा कि ये जो दौर है आने वाला, हम सब जितने लोग बैठे हैं, हमारी लाइफ टाइम तक मेरे ख्याल से चलेगा, या 50 साल तो कम से कम कह लीजिए। ये पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स की जंग का दौर है। अब तक इकोनॉमी की शेप को पॉलिटिक्स तय करती आई है, लेकिन मेरे ख्याल से अब इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स की शेप को तय करेगी। और उसका ये कह लीजिए कि कन्फर्मेशन का जो पॉइंट है वो ये अगला बजट होगा, जो हम सरकारों की सहायता की बातें कर रहे हैं, किसानों को जो पैसे देने के लिए। तो सब क्या है कि इसमें ये फ्री इकोनॉमी में ऐसा होता है, ये अमेरिकन कैपिटलिज्म है। जब आप फ्रीडम पे चलते हो तो उसका डायरेक्शन कोई नहीं तय कर सकता, कोई नहीं बता सकता। फ्रीडम प्रोड्यूसेस इनविजिबल। वो अजीबो तरीके की नई नई समस्याएं पैदा करती है, फिर आप उसका समाधान करते हो, फिर उसमें समस्याएं निकलती है। तो हम ऐसे चक्रव्यूह में कह गए हैं, इसीलिए इसको नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं कि इसमें एक नॉलेज ही है, जो दिमाग ही है, जो उसमें से कोई रास्ता निकाल पाता है। तो ये एक जो दौर है, ये एक नया दौर जिसको कहते हैं क्रिएटिव कैपिटलिज्म टू वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म। बस सरकारों का काम है पैसे बांटना और उससे आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना। अब ये दौर अच्छा है, बुरा है, हमारी 135 की करोड़ की आबादी के लिए बेरोजगारी की परेशानी, प्रोडक्टिविटी की कोई बात नहीं करता, हमारे इंडस्ट्री प्रोडक्टिव नहीं है, किसान खेती प्रोडक्टिव नहीं है, दुनिया में हमारे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अच्छी तरह से या प्रीमियम पे बेच पाएं। तो कई समस्याएं हैं जिनसे एक साथ ये कह लीजिए कि आने वाले वर्षों में जूझना पड़ेगा, और उसी में से पॉलिटिक्स की शेप बदलेगी। बल्कि मेरा ये मानना है कि बहुत तेजी से
जो है पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आएंगे और वो सब ये इकोनॉमिक्स करेगी। इसलिए ये बजट की रूपरेखा एक चीज, और आपने जो कहा ये इंटरिम बजट है, मेरा जहां तक ख्याल है, मैंने जो आज की जो खबरें देखी है उसमें कह रहे हैं कि नहीं इंटरिम बजट नहीं, ये पूरा आम बजट, पूरा फुल बजट होगा। ये सरकार का दावा है, ये सरकार का दावा है कि ये फुल बजट होगा, लेकिन वो फुल बजट हो चाहे कैसा ही हो, आप ये कह लीजिए कि आने वाली जो नई इकोनॉमी का फेज है, नया समाज का जो चेहरा है, बजट लेस इकोनॉमी, मैं इसको ये कहूंगा बजट लेस इकोनॉमी, जिसमें आप खूब पैसे बांटो, कोई उसकी चिंता मत करो, जो उधार देने वाला हमारा डायरेक्शन तय करेगा, वो हमारे फ्यूचर को तय करेगा। ये एक नया दौर है जिसमें से हम एंटर कर चुके हैं और उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए, मोदी सरकार का ये पूरा जो कार्यकाल हम देखें, फाइनेंशियल हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई नहीं हुई, बिजनेस का क्या हाल रहा, क्योंकि देखिए बजट का सीधा मतलब एक आम इंसान, एक आम आदमी जो समझ पाता है, यो तो अपने अपने नजरिए से देखते हैं, टैक्स पेयर्स देखता मुझे क्या रिलीफ मिला, महिलाएं देखती हैं कि क्या किचन में कुछ बच पाएगा नहीं बच पाएगा, लेकिन सबकी एक जो जरूरत होती है, आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, वो क्या है कि वो सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले लोग हैं ना हमारे, भाई मेरे को 5% की रिलीफ मिल गई, बहुत अच्छा बजट है मेरे लिए। लेकिन जो मैं लॉन्ग टर्म जो बात कह रहा हूं, अब जैसे हमने जीएसटी किया, जीएसटी का क्या असर होगा आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और आगे क्या होगा, उसकी भी कोई गणित नहीं संभाल। तो ये बड़े डिसीजन है, केवल हम टेम्परेरी, क्योंकि रिएक्टिव सोसाइटी है हमारी, जो सोसाइटी है नेचर है, तुरंत रहा तो रिएक्टिव है, वो सब होने के बाद में रोना पीटना करती है, प्रोएक्टिव वे में कोई भी बात नहीं करता। जबकि ये जो समय है ये प्रोएक्टिव वे में जाके बात करने की, एक संभावना पे काम करने की आवश्यकता का है। लेकिन जो भी है, अब ये ह्यूमन नेचर है, हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। अब उसके जो मतलब इफ एंड बर्स्ट जो भी हैं, अच्छे बुरे जो भी परिणाम है, वो सब हमको भोगने पड़ेंगे। तो दो तरह के रिएक्शंस आते हैं बजट पे, और जो विजन होता है बजट का वो भी यही होता है कि एक तो तुरंत किसी को जो राहत मिलती है उस पर रिएक्शन आता है कि हाँ ठीक है बजट, मेरे ट्रेन का टिकट सस्ता हुआ, हवाई यात्रा सस्ती होगी, मेरे यहाँ सड़क बनेगी, मेरे किचन का बजट नहीं गड़बड़ाएगा। ये वो चीजें हैं जिसपे तुरंत रिएक्शन आता है। जो एक आम आदमी वो ये देख के चलता है कि मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, इस बजट से 20 रुपए मेरी पॉकेट में बच रहे हैं, बजट ठीक है, पहले शून्य बच रहा था। या लगता है कि 100 रुपए मेरे पास में है, खर्च अब 120 रुपए होगा, तो बजट अच्छा नहीं है। इस तरह के रिएक्शन से, जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं, लेकिन बजट जो होता है उसमें एक विजन होता है कि पुलियां बनेंगी, नदियां जोड़ी जाएंगी, रक्षा क्षेत्र में ये इजाफा होगा, मेक इन इंडिया जो दिया उसका क्या इंपैक्ट आएगा। वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म विजन के रूप से दिया गया हो, बट उसका इंपैक्ट क्या आया। हमने एफडीआई को बढ़ाया बीमा और डिफेंस में, ये सब वो चीजें हैं कि जो वास्तव में अगर हम देखें तो 15-16 के बजट में इनका अनाउंसमेंट किया गया हो, लेकिन क्या वास्तव में अभी तक कुछ गति मिली नहीं मिली। 10,000 करोड़ का एक फंड का अनाउंसमेंट पहले ही बजट में किया गया था, जब जुलाई 2014 में घोषणा की गई थी। तब जेटली साहब ने कहा था कि रोजगार के इससे अवसर बढ़ेंगे। ये लॉन्ग टर्म विजन है आपका, अगर बढ़ते हैं तो, क्योंकि एम्प्लॉयर खड़े करना, एम्प्लॉयमेंट होना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने अगर आज कोई परेशानी है तो वो है बेरोजगारी। चलिए मैं धाकड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। धाकड़ साहब, काफी बजट के दरमियान हमने बहस भी की, सारी चीजें की, लेकिन बजट में मनमोहन सिंह सरकार का भी देख रहा था, उनके 7 साल के बजट मैंने देखे, कई ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं कि जो घोषणाएं हुई लेकिन अब वो कब पूरी होंगी। खासकर मैं रेलवे सेक्टर की, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो अनाउंसमेंट्स हुए उनकी, कुछ ऐसी चीजों को मैं देख रहा था, और वर्तमान सरकार का भी मैं देख रहा था कि वास्तव में कितना करीब पहुंच पाएंगे हम। एक जगह आप लोगों ने कुछ हिम्मत की एफडीआई की, लेकिन वो फिर जुटा नहीं पाए बजट में, जो दिख रहा था सेकंड लास्ट जो बजट आप लोगों ने जो पेश किया उसमें। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मोदी सरकार पे हम बात करें, चाहे तुलना करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल आजकल तुलनात्मक अध्ययन जरूर करते हैं कि उनके वक्त ये हुआ था। और नॉट ओनली बजट, रेप केसेस में भी कि आपसे पूछा जाए कि साहब आपके वक्त में ये हो कि नहीं, देखे साहब आंकड़े उठा के देख ली, उनके वक्त इतने हुए थे। तो बजट के अगर हम करें तो किस तरह से देखते हैं पूरे 4 साल के बजट, ये 5वां बजट आ रहा है अब इनका। योगेंद्र जी, मोदी सरकार के जो 5 बजट इन्होंने दिए और जो 6वें बजट की बात कर रहे हैं,
यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो ये 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक भयावह साल के रूप में सामने आए हैं। जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स लागू किए वो, जिसमें सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में नोटबंदी जो इस देश के रूप में आया है, जो त्रासदी है, और मैं ये कहूंगा कि यदि समय आएगा, वक्त बताएगा कि नोटबंदी आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा। जीएसटी का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया, दैट वाज द वर्स्ट वन। इससे खराब इम्प्लीमेंटेशन कभी हो नहीं सकता। 1 साल के अंदर, 1.5 साल 2 साल के पीरियड के अंदर जो है आपके 400 से ज्यादा संशोधन, रोज आपका इतना संशोधन है कि जो है आप कॉम्प्लायंस। एमएसएमई सेक्टर की हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर आज जो है वेंटिलेटर के ऊपर है, उसकी जो है सांसें नहीं चल पा रही है। जितनी भी घोषणाएं हैं, चाहे आप किसी भी बजट को लेके देख लीजिए, आपका मैक्सिमम जो खर्चा है बजटों का, वो जो है आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के हालात ये हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हम जो है पिछले 4 साल के अंदर जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो देश के ऊपर कर्जा लिया था, हम उसको रीपे कर रहे हैं। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। उसको यदि हम देखेंगे तो चाहे वो फॉरेन डेब्ट की बात करें, विदेशी ऋण की बात करें, चाहे हम घरेलू ऋण की बात करें, तो इसमें मैं नहीं कहता हूं, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि फॉरेन डेब्ट के ऊपर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल 29 जून को एक रिपोर्ट इशू करती है। आप उस रिपोर्ट को आप देखेंगे कि जो विदेशी ऋण हैं 31 मार्च 14 को 440 लाख बिलियन डॉलर के थे, जो आज की तारीख में 530 लाख बिलियन डॉलर के हो गए मार्च 18 को। तो जो है आपका विदेशी ऋण बढ़ा है। दूसरा जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट डेट के ऊपर एक स्टेटस पेपर निकालती है हर साल। अभी 23 जनवरी को फिर इस साल का स्टेटस पेपर निकाला है। वहां पे हम जो इंटरनल जो डेट की बात करते हैं, तो जो 31 मार्च 14 को जो पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो इंटरनल डेट थे, जो आंतरिक ऋण थे, वो 42 लाख करोड़ रुपए के थे, जो आज बढ़ के 52 लाख करोड़। मैं सर उसमें डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा, जो मैं गवर्नमेंट ने इंटरनल डेट ले रखी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर ये 82 लाख करोड़ पहुंचे, तो वो थे, वो बढ़ के आपके 72 लाख करोड़ रुपए हो गए। कुल मिला के 4 साल में मोदी सरकार ने देश के ऊपर तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा ला दिया। वो 30 लाख करोड़ का क्या किया, देश में ऐसा कोई विकास नजर नहीं आ रहा कि जो उस 30 लाख करोड़ को जो है जस्टिफाई कर सके। चलिए मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ धाकर साहब, हमारे यहाँ पे मुझे जो लगता है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन शायद बदल गई है। अब मायने क्या है डेवलपमेंट के, होना क्या चाहिए विकास में? आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, आपका जो है बड़ी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, आप जो है लोगों को रोजगार देने का जो है डेवलपमेंट है, इनकी एक बहुत बड़ी स्कीम आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। आपको लेकिन अनाउंसमेंट के बाद में पलट के उसकी ओर देखा नहीं जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत उसका प्रचार प्रसार किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि आप रोजगार मांगने नहीं वाले, आप रोजगार देने वाले बनिए। आप उस प्रधानमंत्री रोजगार मुद्रा योजना की हकीकत देखिए कि तकरीबन 15 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। पहला है एक 50,000 तक का, दूसरा है 5 लाख तक का, तीसरा है 10 लाख तक का। यहां पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उस 15 करोड़ में से 90% से ज्यादा 50,000 से कम के लोन दिए गए हैं, और जो एवरेज टिकट साइज है लोन की वो है केवल 22,500 रुपया। तो 22,500 रुपए के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति अपना व्यापार करेगा? और जब बैंकों की सिक्योरिटी कुल 7,51,000 करोड़ रुपया आपको डाला है, तो ये अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भार बनेगा। ये सारा का सारा एनपीए होगा, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। बैंकों ने बिना सिक्योरिटी पे दबाव के ये पैसा दिया है, और जिन लोगों ने पैसा लिया है वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई 22,000 रुपए में क्या बिजनेस करेगा। यदि बैंक उस पर आरओआई जो रिटर्न मानता है वो 20% मानता है, यानी कुल साल के 4,000 रुपए की उस पर रिटर्न बैठती है। 350-400 रुपया महीना की उसमें इनकम आती है। पकौड़े तो तल सकते हैं 350-400 रुपया महीना में साहब, ना तो आप पकौड़े तल सकते और ना ही पकौड़े खा सकते, दोनों ही चीज नहीं हो सकती। योगेंद्र जी मैं इंटरप्ट करूंगा, आपने जो बात कही कि विकास की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है, बिल्कुल आपका कहना सही है। हम जो हमारा ये कंजम्पशन बेस्ड जो डेवलपमेंट है, हमारा जो रास्ता अब हमने वो जो पकड़ा वो कंजम्पशन बेस्ड डेवलप। तो आप देखिए
करीब करीब जो भी अफोर्ड कर सकता है हर आदमी के पास में मकान हो गया। जो समर्थ था, जो किस्तें चुका सकता है, सबके पास व्हीकल हो गई। आप सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, सबके खाने की वैरायटी बढ़ गई, पहनने के कपड़ों का तरीका बदल गया, बाजारों की शेप बदल गई, कई चीजें एक साथ आप बदली है। पेरिशेबल इकोनॉमी बहुत डेवलप हो गई, मोबाइल सबके पास आ गया। तो ये एक नया कंजम्पशन बेस है। लेकिन इसकी बस प्रॉब्लम यही है जो समझ में आती है कि इसको सपोर्ट करने का जो सिस्टम है इनकम का, वो हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो भी ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में भी हो पाएगा कि सपोर्टिंग सिस्टम वो कहीं पे दिखाई नहीं दे, वो दिखाई नहीं दे। बिल्कुल। अगर हम एक बार के लिए ये भी मान के चलें कि चलिए किराए के मकान में चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन दादाजी पिताजी हमारे मकान बना रहे हैं, 2 साल बाद तो इसमें शिफ्ट होंगे। तो जैसे चाइना ने किया कि एक्सपोर्ट करके खूब कमाई की, उसके बाद में उसको खर्च किया। हम है कि हम जो पहले है उसको खर्च कर दो, जो नहीं होगा तब क्या होगा वो देखा जाएगा। दोनों के मॉडल आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, धाकड़ साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं। मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे आऊंगा इनसे तो मैं पूछूंगा भी, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कुछ तो आपको महसूस होता होगा बजट हुआ, लेकिन आपके पास आना चाहूंगा। बजट पे अभी कोठारी साहब भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो पॉलिसीज बन गई, हर गवर्नमेंट अपने नजरिए से अपने अंदाज से चलाती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, कोठारी साहब हो सकता है कि आगे उस बात को बढ़ाए हैं। ये गलतफहमी है अभी राजनीतिक दलों की कि बजट हम चला रहे हैं या गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम से हो रहा है। आप केवल सिर्फ उन चीजों को जो फ्री इकोनॉमी की बात की जा रही है कि इनके खाते में आप ये डाल दीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए, बाकी फ्री 90%, 10% है आपको ये छूट। 90% ब्यूरोक्रेट्स जो चाहते हैं कि सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किस अंदाज में ऐसे चलाना है, वो सारे काम होते हैं। क्योंकि मेरा सवाल ये इस वजह से है कि एफडीआई का बीजेपी हमेशा विरोध करती रही और पहले ही बजट में बीमा और डिफेंस में आप लोगों ने रास्ते खोले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2014 से अब तक क्या बजट में डेवलपमेंट हुआ है। जी, 2014 से अब तक इनकम टैक्स के अंदर स्लेब जो 2 लाख थी उसको 2.5 लाख किया। इंटरेस्ट की रिबेट 1.5 लाख रुपए थी, उसको 2 लाख रुपए किया। 80C का डिडक्शन बढ़ाया गया 50,000 रुपए से। आपको 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। मुद्रा लोन की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा आपको मतलब विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन आप बैंकों से ले सकते हैं। इसी तरीके से रेलवे के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अगर आप जाएंगे तो रेलवे को इतना क्लीन रहता है, पोछा लगता है, मतलब मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा उतना रेलवे के अंदर डेवलपमेंट के अंदर हुआ है। रेलवे के अंदर विद्युतीकरण हुआ है, डबल लाइन बिछी है, कोचेज बढ़े हैं। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ है कि आज मैं खाना खा रहा हूँ, हाइजीनिक फूड मिल रहा है। डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नहीं है, नहीं, क्लीनिंग और इनकी जो बात कर रहे हैं, अगर आपने ब्रिज बनाया, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा या छूटा हुआ कोई स्टेट है कि दूसरे प्रदेश को जोड़ा है, जीएसटी वो आपका लॉन्ग टर्म विकास हो सकता है। सर्विस टैक्स 10 लाख रुपए से ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था। आज सर्विस टैक्स 40 लाख रुपए तक आप जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। तो ये एक लॉन्ग टर्म फायदे हैं। इसी तरीके से हाउसिंग लोन में रिबेट, मैं एक बात जानना चाहूंगा 3 लाख रुपए, क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहा है, ये बात सवाल उठ रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी, आप लॉन्ग जीएसटी से लॉन्ग फ्यूचर प्लान के लिए एक विजन बता रहे हैं आप इसका कि लॉन्ग टर्म इसके फायदे होंगे, किस तरह से होगा? 35% टैक्स था, वो 28% हो गया, 15% हो गया, 18% हो गया, 12% हो गया, 5%। सिर्फ 28% के अंदर मात्र 10 या 15 आइटम है, बाकी 18% के आइटम है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जीएसटी का। सर्विस टैक्स 10 लाख से ऊपर पे सर्विस टैक्स लगता था, आज 40 लाख रुपए से ऊपर पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो गया जीएसटी के अंदर आने के बाद में। तो ये एक लॉन्ग टर्म है। फार्मर्स को बेनिफिट देखो आप, फार्मर्स को यूरिया, पहले नीम कोटिंग यूरिया लाए हैं क्योंकि पहले यूरिया की कालेबाजारी बहुत हुआ करती थी, वो नीम कोटिंग यूरिया लाए। लेकिन अभी भी उसका पूरा नहीं मिल पा रहा किसान को यूरिया। अरे वो तो ये जब हालत है कि सब जोत भी नहीं हो पा रही है। पहले से रिक्वायरमेंट है वो बड़ी है और हमने उसको पूरा किया है। जहां जहां उनकी डिमांड है उसको सप्लाई किया हमने। और आपके जैसे ये कह रहे हैं कि एनपीए के अंदर रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। 3 लाख करोड़ रुपए की इस साल में रिकवरी हुई है। यानी कि कुछ सरकार का मैनेजमेंट, एनसीएलटी लाना, ये सब चीज थी तभी तो जाके रिकवरी हुई है ना। एमएसएमई के अंदर आप 59 मिनट्स के अंदर लोन अप्लाई करें, आपको तो लोन मिलेगा।
तो ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन हुई है, आपके रिफंड विदिन 15 डेज के अंदर आ रहे हैं। देखिए, रोजगार के लिए आप लोगों ने मुद्रा लोन की व्यवस्था की है, बिल्कुल सही है। ये आप ये बोल रहे हैं कि 22,000 रुपए का लोन दिया, अरे तो भाई उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग लोन दिया। हमने 22,000 रुपए के लिए निर्धारित सीमा नहीं की। 90% लोगों को 22,000 तो हमने कोई निर्धारित नहीं किया था कि उसको 22,000 रुपए देंगे। अगर वो अगर एलिजिबल 22,000 रुपए का होगा तो देंगे, 50,000 वाला होगा तो 50,000 की। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई क्राइटेरिया, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। आप देखिए आयुष्मान योजना है, आज 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में फंडिंग नहीं है, बजट हर घर के अंदर लेटर पहुंच चुके हैं जी, फंडिंग नहीं है, नहीं है। आप अप्लाई करिए ना, क्या मैं कह रहा हूं फंडिंग नहीं है उसमें। क्या बात कर रहे हो? जिसने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा था ना, वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बेनिफिट उठा रहा है, नहीं देखे, फंडिंग नहीं है बजट के बेनिफिट उठा रहा है 5 लाख रुपए का। 120 करोड़ बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जिसके अंदर बेनिफिट है। ये 120 करोड़ आप लोगों का आरोप लगाने का है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बता रहे हैं आप ये बता रहे हैं कि 120 करोड़ की लोगों ने फंडिंग चाहिए, 20 करोड़ की फंडिंग करी है, आपका बजट का सपोर्ट नहीं दे रहा। आयुष्मान सपोर्ट है आयुष्मान में, और घर घर तक हमारे आपके हर आदमी के पास में लेटर पहुंच चुके हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। उनको आप जिनको आप लेटर है उसमें जितनी है, हर एक आदमी एलिजिबल नहीं है आयुष्मान भारत योजना के अंदर। जो क्राइटेरिया उसके अंदर गरीब आदमी तो पूरा एलिजिबल है, उसके अंदर गरीब आदमी पूरा एलिजिबल है, एफर्ट लगाई हर चीज में गरीब की डेफिनेशन क्या है? गरीब जो उसके अंदर हमने क्राइटेरिया बना आपने 8 लाख की इनकम वालों को गरीब माना है, 8 लाख की इनकम वालों को गरीब माना है, और उस पर 20% टैक्स लेंगे। किस पे? 8 लाख की इनकम वाले को हमने 2.5 लाख से 5 लाख 8% टैक्स कर रखा। आपने तो साहब अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट थे 2014 में कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने चाहिए। 5 साल अरुण जेटली की स्टेटमेंट परिवर्तन हो गया। आप लोगों ने तो पूरा भ्रष्टाचार, आपके पुराने प्रधानमंत्री जितने भ्रष्टाचार 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे 8 लाख तक का गरीब आदमी आप लोगों ने काम ही भ्रष्टाचार का किया है। अरे आपने आज हमारे ऊपर आरोप लगा के देखे ना भ्रष्टाचार का होता है, कोई उदाहरण बड़ा उदाहरण है, भ्रष्टाचार है। इसके अलावा आपका IMF डूब गया, आपका DHFL डूब गया, आपका यस बैंक डूब गया, आपका सारा बैंकिंग सेक्टर डूब गया। आपने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए जनता के खत्म कर दिए। अगर रेल में घोटाला है तो कोर्ट के अंदर सुरेश जी, देश की जनता का, देश की राफेल में अगर घोटाला है तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए ना। लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला किया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मत दिया। देश की सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन की बात मानोगे। एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। 2014-15 में जब बजट पेश किया जेटली साहब ने, उस वक्त लग भी रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त लोगों को लगता था कि गुजरात में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है और देश में उसी तरह की तस्वीर होगी, जिसका असर जुलाई 2014 में जब पेश कर रहे थे जेटली, उस वक्त की अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल डेवलपमेंट योजना हो या फिर वहां की ग्राम ज्योति योजना हो, कई ऐसी थी, करीब 50% जो अनाउंसमेंट्स थे वो गुजरात की स्कीम्स के इर्द गिर्द थे। आत्मा गांव की सुविधाएं, शहर की, ये कुछ इस तरह की चीजें थी। एक बार फिर मैं कोठारी साहब के पास जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, देखिए, हम नया बजट में क्या होगा ये तो जब पोर्टली से कुछ निकलेगा तभी पता लगेगा, लेकिन उस वक्त विश्लेषकों का भी मानना था कि देखिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते हैं मोदी साहब की, लेकिन जो प्रयोग किए हैं हो सकता है वो देश में लागू हो। नमामि गंगे लेकर के आए वो उस वक्त ही, और उसके अलावा उन्होंने कहा भी कि 18,000 गांवों के स्वच्छ भारत 14 में नहीं आया था, ये आया 15-16 वाले बजट में। तो आत्मा गांव की विकास, शहरों का, कहने का मतलब यह है कि जब मुख्यमंत्री वो थे, जो योजनाएं वहां लेकर के आए, जिसकी देश भर में चर्चाएं हुई, उसका इंपैक्ट या कहें कि रिफ्लेक्शन 2014-15 के बजट पे दिखाई दे रहा था। क्या वास्तव में उस बजट से हम कह सकते हैं कि नमामि गंगे की बात हो या फिर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लेकर के आए, लेकिन वो एक विजन दिखाया उस वक्त 15-16 में उसका अनाउंसमेंट हुआ स्मार्ट सिटीज का। तो क्या माना जाए कि 14-15 के बजट में काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार की राह बहुत आसान हुई हो कि वास्तव में गांव में इस तरह का विकास हो गया? क्योंकि गांव का विकास जरूरी इस मायने भी था कि पलायन वहां से रुकना चाहिए, और क्राउडेड जो सिटीज हो रहे हैं उसको रोकने की एक ही वजह, एक ही कि आप जब तक गांव का विकास नहीं करो तो वो कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, सरकार ने प्रयास तो किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कई चीजें एक साथ की है। और लेकिन क्या है कि हमारी क्या है कि प्रॉब्लम्स इतनी है, अब हम कह रहे हैं एक
250 करोड़ रुपए में एक शहर स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए। आज अगर हम जयपुर की बात करें तो मेरे ख्याल से पिछले 40 साल में कितने हजार करोड़ रुपए लग गए होंगे और वो होगा। आप 250 करोड़ में उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम इसमें सेंट्रल बजट में कहते हैं कि R&D में हम 250 करोड़ का बजट देते हैं। अब आप 250 करोड़ से पूरा देश का R&D का आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो क्या है कि हमारा डायरेक्शन क्या है कि जो प्रॉब्लम सामने आती है उसमें उसको बांट दिया जाता है। एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इस पे चलना है। ये एक डायरेक्शन मेरे को समझ में आया 2 साल पहले जेटली जी ने अपने बजट में कहा था कि हमारा जो मोटो है वो हम देश में एक पेंशन सोसाइटी का निर्माण करना है। उस डायरेक्शन में जरूर वो सक्सेसफुल रहे हैं और जैसे जैसे देख रहे हैं अभी किसानों को आप ये एक मुश्त पैसे मिल रहे हैं वो हैं, आप बेरोजगारों को भत्ता की बात है, तो ये एक नया डेवलपमेंट है और उस दिशा में हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं कि हम पेंशन सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं और वो तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये नया जो मॉडल है इसको अमेरिकन कैपिटलिज्म का मॉडल कहते हैं। अमेरिका पिछले 100 साल से 80 साल से इसी पैटर्न पे चल रहा है और आगे हमारा रास्ता भी यही है। तो हमको ये क्या है कि मूलभूत कई चीजें जो है वो परिवर्तन जैसे जैसे होंगे उसमें बिजनेस के मॉडल भी बदलेंगे, कुछ बिजनेस खत्म भी होंगे। आप प्रोडक्शन से हम कंजम्पशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कई बिजनेस खत्म भी होंगे। ये कह लीजिए चेंज की प्रक्रिया है, तो उस हिसाब से देखें। लेकिन अब जो है ना वो इस क्रिएटिव डेस्टिंग का एक पेनफुल पीरियड में हम एंटर कर, ये पेनफुल पीरियड भी मेरे ख्याल से कम से कम 10 साल तक रहेगा। इसलिए ये चैलेंजेज और वो हमारे सामने ज्यादा है। इसमें सरकार को ज्यादा दूरदर्शिता से काम करना चाहिए और कोई ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए या उस पर बात करनी चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हम 10 साल बाद में दुनिया में ये चीज बेचेंगे, दुनिया के बाजार में, उस पर हम आज काम शुरू करना चाहते हैं। वो अगर विजन आ जाए तो मेरे ख्याल से ये 10 साल निकल जाएंगे जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन लौट के आ सकते हैं। जी, एक काले धन को लेकर के मोदी साहब ने काफी बात भी कही, 7 साल तक के उसका प्रावधान भी इन्होंने किया कि अगर कोई काले धन का कुछ इस तरह की लिंक्स मिलते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान तो किया। लेकिन ब्लैक मनी को लेकर के कि फॉरेन में किसी ने डिपॉजिट किया या वो ब्लैक मनी, कोई ऐसे आंकड़े सामने नहीं ला सकी सरकार की जिससे कहा जा सकता कि बिल्कुल एक माहौल बनेगा। नोटबंदी जरूर कर दिया उसमें जब लग रहा था कि इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मनी आउट हुई होगी मार्केट से नोटबंदी से। देखिए युवेंद्र जी, अब हम क्या है कि हम नेचर से मनी इकोनॉमी में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आप पानी की पहले था वाटर इकोनॉमी, ऐसे मान लें अपन, जब जमीन का था, लैंड इकोनॉमी थी, नेचर की थी, तो पानी की इंपॉर्टेंस थी, उसको हम कहते थे वाटर इकोनॉमी, मानसून इकोनॉमी। तो मानसून कहीं पे भी कहीं से भी पानी आए, कोई भी सोर्स से आए, कुछ आए, पानी वैसे के वैसे। अब ये काला धन पीला धन उससे मतलब नहीं, उस मनी का आप यूज क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप उस पानी को अगर रोक के आपने खेती कर ली तो आपने पैदावार कर ली, उसको बहता छोड़ दिया, जाके समुद्र में मिल जाएगा। तो हम जो लैकिंग कर रहे हैं कि उस मनी को कहीं पे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और रोक के कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिससे आने वाली सोसाइटी को, आने वाली पीढ़ी को उसके फल मिले, बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए ये काला पीला धन की बात करना अब इस नए जमाने में मेरे ख्याल से बेईमानी है। आप हर आदमी के आज इतने तरीके के कमाने के तरीके आ गए, कोई दिमाग से कमाता है, कोई शरीर से कमाता है, कोई झांसा देके कमाता है, पता नहीं कितने। तो अब ये मनी का जो इकोनॉमी का जो सिस्टम है, इसमें सरकार का जो डायरेक्शन है वो बदलना चाहिए। अब ऐसे लोगों को आप परेशान करने के लिए, उसके लिए है जमा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको बाहर मैं लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, ब्रेक के बाद जल्द लौट।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात कर रहे हैं बजट, मोदी सरकार के जो बजट रहे हैं उनसे, बजट से जुड़ी जो चीजें थी उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट में क्या मिला, क्या खास रहा। मैं कोठारी साहब के पास में था। कोठारी साहब, ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे तुरंत राहत मिलनी चाहिए। अच्छा चिकित्सक ये देखता है कि एंटीबायोटिक के बिना अगर मेडिसिन काम करती है लो उसी के अंदर पावर की, तो ज्यादा बेहतर होगा कि बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते। लेकिन आदमी ये चाहता है कि बुखार तुरंत उतरा, वो चाहे लास्ट स्टेज वाली डोज देकर के उतारना पड़े कि डॉक्टर ये जोरदार है। लेकिन भविष्य के बारे में अगर कोई सोचेगा कि नहीं मेरे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना रहे, फिर अगली बार मैं कौन सी डोज लूंगा। वही बजट की तरह है कि बजट में लॉन्ग टर्म नमामि गंगे एक विजन लेकर के गए थे, क्योंकि बनारस से चुनाव लड़ा था मोदी साहब ने। नमामि गंगे को लेकर के काफी सवाल उठे। नदियों को जोड़ने के बाद अभी भी बीजेपी अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मानती है। बुलेट ट्रेन का सपना जो लिया उसमें भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं करने के लिए, लेकिन कितना आगे? 5 साल में मोदी सरकार ये कुछ कह सकती है कि बड़े प्रोजेक्ट्स हमने ये देखे। शिलान्यास पे तो मोदी साहब खुद भी कहे कि 1800 रेलवे के प्रोजेक्ट्स कब से अटके पड़े हैं? 1973 से। देश को हम क्या जवाब देंगे? हमारी जवाबदेही क्या है? क्या वास्तव मोदी साहब ऐसे कह सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट ये हाथ में लिए थे, बजट में उनके अनाउंसमेंट्स थे, फंडिंग भी एलोकेट की गई होगी, जो आगे बढ़े हैं उनका शिलान्यास के बाद में हाँ यहां तक तो पहुंच गए, ये ऐसा कुछ कहा जा सकता है? वो नहीं किए। जो काम किए सरकार ने, ज्यादातर पैसा खर्च किया वो लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पे किया। जबकि अब जैसे पानी की हम बात करें, हम राजस्थान की बात करें, बिसलपुर खाली हो रहा है, वो हो रहा है, आप पानी कहां से पिलाओगे? तो पिछले 10 साल में इस पे कोई योजना नहीं बनी इसका ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए, और आप नए नए शहर जोड़ते जा रहे हैं। और वो बिसलपुर जिस दिन खाली हो गया और बरसात 1 साल अगर नहीं आई तो आप क्या करोगे? आप तो वही कर रहा हूं कि उनमें लैकिंग है। और जबकि डे टू डे में ये इस पर्टिकुलर वर्ग के लोग हैं, हाँ इनको 500 रुपया महीना पेंशन बांध दो, ये जो साधु सन्यासी है इनको भी 1000 रुपया 500 रुपया बांध दो। ये इस तरीके के जो लुटाने का ये शॉर्ट टर्म जो ये कह लीजिए काम कर रहे हैं, उसकी जगह ये कुछ जो मेजर जो इश्यूज हैं जो लाइफ का है। अब आप अर्बनाइजेशन में आ गए हो, गांव छोड़ दिया आपने, आपके यहाँ जमीन में पानी नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको नल का वाटर ही चाहिए और उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो ये नदियों को जोड़ने का जैसे काम है उस पर वो अटल जी से जब तक बातें होती रही, उसके बाद में कोई भी सरकार आई उस पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई। तो ये मुद्दे जो जरूर है जिसमें सरकार ने लेकिन की है, बातें जरूर की है बीच बीच में, लेकिन धरातल पर कुछ भी योजना नहीं बनी। वो एक बहुत बड़ी कमी है जिसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। मैं धाकर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार कोई भी हो, फ्री इकोनॉमी की बात करके हम एक नए, भाई पैसा तो आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस उन्हीं से आएगा, या आप कर्ज लीजिए। फिर कर्ज लेकर के घी पीने से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सेहत कोई काम भी आएगी कि अगर आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा छोड़ के चले जाओ कि उसके लिए कोई विरासत में कुछ छोड़ के जाए, वो मिले कर्ज। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन पूरी दुनिया चल रही है इसी मोड के ऊपर। विकास, मैंने कहा ना कि विकास का एजेंडा और विजन और डेफिनेशन सब बदल गए हैं। आज अगर एक पार्टी, आज कांग्रेस अगर कर्ज लेकर के डेवलपमेंट करती है तो बीजेपी कहती है कि देश को कंगाल कर गए। और आपसे जब पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हमने कोई घी नहीं पिया है, विकास किया है, विकास के लिए पैसा तो चाहिए होगा, पैसा लाएंगे कहां से? ये चेहरे बदल करके जुबान एक जैसी होती है कि हम ये जवाब देते हैं। एफडीआई को लेकर के ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया का जो विजन लेकर के आए हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ेंगे। 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एक फंड बनाया जिससे बेरोजगारों को आगे बढ़ से, स्टार्टअप भी है और भी कुछ चीजें इस तरह की बात कही इन्होंने। तो क्या वास्तव में मेक इन इंडिया और ये समय की जो डिमांड थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई डिमांड थी समय की और ये तो सब करना पड़ेगा, अगर ओपन इकोनॉमी में अगर आप रास्ते नहीं खोलोगे तो पीछे रह जाओगे? योगेंद्र जी, अपन पूरे सरकार के जो तकरीबन 4.5 साल के कार्यकाल को देखें तो यहाँ पर जो धरातल पे जो वो है काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी की हम बात करें, रोजगार की हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी हर साल बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेज हैं वो डेवलप नहीं रहे। एफडीआई जो पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी विरोध करती थी, आते ही इन्होंने एफडीआई में जो है 100% तक आपको जो एफडीआई के रास्ते खोले। तो एफडीआई में जो इन्होंने जिन सेक्टर में आप रास्ते खोले हैं वहां पर इन्होंने दावा ये किया है कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन
एक्चुअल में है उसके उलट। उसका रीजन क्या है कि जितनी भी एफडीआई आ रही हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वहां पर आपको जो है कम लोगों को, रोबोटिक्स जहां पे ज्यादा यूज हो रहा है, आपका जो टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हो रही है, तो जहां यदि आप सिस्टम से यदि कुछ कंडीशन लगा के कहते तो वहां पर आपको रोजगार मिलता। अभी वहां 1000 की जगह वहां पर केवल 2 या 4 आदमी को रोजगार है। तो रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है। दूसरा बात करते हैं कि कर्ज लेके घी पीने वाली बात, तो यहां पर तो देश के ऊपर कर्ज भी लादा और वो घी भी नहीं पिया, विकास भी नजर नहीं आया। घी तो नहीं पिया ना, नहीं, यहाँ पे विकास भी नजर नहीं आया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो कर्ज गया कहां, उस कर्ज का क्या हुआ, आप बताइएगा। तो जहां पे 30 लाख करोड़, आपने 30 लाख करोड़ का देश के ऊपर नया कर्जा लगाया, उस नए कर्जे का 30 लाख करोड़ का पूरे देश में कहीं विकास नहीं किया। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है उस कर्जे का किया क्या। मध्यम वर्ग की हम बात करते हैं तो मध्यम वर्ग को किसी भी तरीके की राहत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाकर, जो टैक्स लगाकर, जो आपका पिछले साल कैपिटल गेन में जो टैक्स लगाया है उसको तब से लेके 1 साल के अंदर आम आदमी का जो बेनिफिट है ना, उसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। आप ये देखिए अपर क्लास को अगर बेनिफिट, पूरा शेयर बाजार खत्म हो गया तो उसका मध्यम वर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने उद्योग 5 लाख तक की लिमिट की बात करते थे, आपने उसकी बात नहीं, 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए की है लिमिट बढ़ाई है ना। बस 5 लाख की बात 2014 से लिमिट बढ़ाई है। इनकम टैक्स को टैक्स लगा के पूरी इकोनॉमी 10% से 5% किया है, कर दिया है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की रिबेट 1.5 लाख से 2 लाख किया है, एटीसी की रिबेट बढ़ाई है, 80D के अंदर पेंशन स्कीम है उसको बढ़ाया है, हर चीज में बढ़ाया है। मध्यम वर्ग को क्या दिया कोई तो दिया है। आपने मध्यम वर्ग को 2014 से देखिए, आपने 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपने बात करी, पहले सुन तो लीजिए। आपने 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करी, वो देके 19,600 रुपए का आपने कन्वेंस वापस ले लिया, 15,000 का मेडिकल रिएंबर्समेंट वापस ले लिया। आपने इफेक्टिवली क्या दिया, 6,000 रुपया, इफेक्टिवली 6,000 रुपए का फायदा कन्वेंस एक छोटा सा सवाल हो रहा है, सैलरी पेड वालों को इसका बेनिफिट मिला 40,000 रुपए का। दूसरी चीज कहता हूँ, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। आज कॉर्पोरेट जो 250 करोड़ रुपए तक का माल बेच रहा है उसके ऊपर 25% टैक्स और इंडिविजुअल के ऊपर 30% टैक्स है। बेनिफिट देने के लिए मैं क्या करूँ, इंडिविजुअल आदमी को 25% टैक्स। अरे मेरे सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, एमएसएमई को किया है तो ये तो अच्छी बात है। हाँ सुरेश जी सुनिए, अच्छी बात है ना, सुनिए तो सही। पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इनके ऊपर सब पे 30% है, वो एमएसएमई नहीं है, कॉर्पोरेट के ऊपर है। कॉर्पोरेट इंडियन कंपनी हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम व्यापार पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप में होता है। आपने 50 लाख के ऊपर 10%, मैं कह रहा हूँ आपने इंडिविजुअल के साथ में धोखा किया। आपने कोई धोखा नहीं है, आपने आप कॉर्पोरेट को फायदा देंगे, जनता को फायदा नहीं देंगे। टर्नओवर से नीचे वालों को पार्टनरशिप फर्म को दिया क्या, पार्टनरशिप फर्म को दिया क्या, कंपनी को दिया ना, इंडिविजुअल को दिया क्या, प्रोप्राइटरशिप को दिया क्या, पार्टनरशिप फर्म को दिया क्या, एचयूएल को दिया क्या, बीवाई को दिया क्या, एओपी को दिया क्या, कंपनी को देखिए रिटर्न में आप तो इन चीजों आप रिटर्न के आंकड़े देखोगे, केवल जो है 3 लाख 6 लाख आपके कंपनियों की। एक सवाल गर्ग साहब से, गर्ग साहब 2014 के बजट से लेके और फरवरी 2018 में जब 18-19 का बजट पेश किया गया था, पूर्ण बजट था वो, लेकिन वो मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल का आखिरी बजट था। हर बजट में काला धन का जिक्र है कि ब्लैक मनी सिस्टम से जब तक आउट नहीं होगी। मेरे ये बात समझ ही नहीं बैठ रही कि 2016 में जब आप लोगों ने नोटबंदी की, उसके बाद से लगातार एक बात कही जा रही है कि मध्यम वर्ग, एमएसएमई, इंडस्ट्री, इनकी कमर टूटी है, जो जनरली सुनने में आता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे बेरोजगारी बढ़ी है। तो आप दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ब्लैक मनी, पता नहीं वो काले नोट होते हैं सफेद होते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नाम ब्लैक मनी जेटली साहब ने अपने पिछले
बजट स्पीच में अगर टोटल ब्लैक मनी पे काउंट करें तो 27 बार ब्लैक मनी का उपयोग किया उन्होंने बोलने में। तो ब्लैक मनी कोई तो ऐसी चिड़िया है कि जिसकी वजह से हमारे देश का सिस्टम गड़बड़ हो रहा था, लेकिन नोटबंदी जिस ब्लैक मनी को आउट करने के लिए किया गया, उसके बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो क्या वास्तव में ब्लैक मनी हमारे सिस्टम में पैरेलल एक स्टेबिलिटी थी जिससे रोजगार बढ़ रहे थे, लोगों में संसाधन आ रहे थे? योगेंद्र जी, उससे ज्यादा तो एक एक सरकारी अफसर के पास 300-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो तो ब्लैक मनी से बड़ा, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। नोटबंदी से पहले प्रॉब्लम थी, इसके बाद में अब बेनामी संपत्ति एक लाए ना, आप लोगों ने तो कोशिश की थी, कहाँ लाए? हम लाए ना बेनामी संपत्ति, आज आ रहे ना, उसका एक्शन हो रहा है बेनामी संपत्ति के अंदर। डेवलपमेंट की आप जो कह रहे हैं, हमने विकास के अंदर 18,000 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाई है। रोड के अंदर जो पहले सरकार करती थी उससे 2 गुना। आपसे बात से सहमत हूं कि वास्तव में बिजली अगर आजादी कितने साल बाद भी अगर गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, 18,000 गांवों के अंदर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट। पहले मानता रेशो था, उससे डबल या 3 गुना बढ़ा है हमारा रोड डेवलपमेंट। देखिए, हम एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ, कोठारी साहब मानते हैं कि करती है, बिल्कुल क्या, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। भ्रष्टाचार में आज ही पेपर, भ्रष्टाचार में आज ही 8 पायदान नीचे आई है इंडिया। 8 नहीं आई है, आज ही के पेपर में आया, भास्कर के अंदर आया 3 पायदान, मतलब फेंकने की आदत जाएगी नहीं, नीचे से लेके 3 पायदान। चलो 3 पायदान तो आई ना, 3 पायदान 4 पायदान बढ़ गए। सिस्टम मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि नोटबंदी के बाद जो सवाल उठ रहे थे दबी जुबान में, आपकी पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार करते, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में ब्लैक मनी हमारे सिस्टम में पैरेलल स्टेबिलिटी थी उसकी, कि हाँ बिल्कुल अगर ये नहीं होगी तो सिस्टम एक टांग पे हमारी सरकार रह जाएगी? रोकने का हमारा मकसद एक तो आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही थी उसको रोकने का था, वो तो नहीं रुकी। बहुत रुकी है। कैसे रुकी बता दीजिए। नोटबंदी, जब एक बार नोटबंदी हो गई तो उनको जो टेरर फंडिंग। मैं एक बात जानता हूं, अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मैं दवाई ले रहा हूं, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं दवाई खिला रहा हूं, दवाई से उस बीमारी का इलाज भी होना चाहिए। नक्सलियों को टेरर फंडिंग रुकी है इसके अंदर। आपको एक आतंकवाद की आज आप प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में देखिए, पहले प्रॉपर्टी आज की तारीख में 25% 30% प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर 2 का पैसा उसमें इन्वेस्ट होना बंद हो गया, तो ये करप्शन रुका तो है ना। ये तो पहले प्रॉपर्टी के अंदर आज अभी खरीदो, शाम को रेट दूसरी हो जाती है, कल दूसरी रेट हो जाती है। आज क्या है आपको नोटबंदी से इन चीजों का। मैं डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहता हूं, कोई व्यापारी अगर पैसे लगा करके जमीन खरीद रहा है सर, वो एक बात सुनिए सर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात को, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे लोग आते भी होंगे, सुनते कहते होंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, वो बताते नहीं बताते हैं, बात अलग है, बाकी ये अक्सर जो जनरली चर्चाएं होती हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सीएसडे पे कहा था या सीएडे पे कहा था कि सीएडे पे कहा भी था उन्होंने कि भाई आप लोग कम से कम ये एक धर्म समझ करके बात करें। आपने जो कहा कि प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगा रहा है, हमने उसको रोका है, कि सर वो नहीं रोका है। आप 3 दिन पहले की बात करें, आप सईराम मीणा जी पकड़े गए हैं, ये तो एक मेजबानगी है कि सईराम मीणा जैसे कितने लोग होंगे जिनके पास में ब्लैक मनी होगी, वो पैसा कहां से आ गया, कैसे सिस्टम, वो सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। सिस्टम में ना ऑनलाइन हुआ, आप इनकम टैक्स के अंदर देखिए, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पैसा 15 डेज के अंदर 300 करोड़ रुपए का अधिकारी के पास में मिलते हैं, वो अपनी गलती का खामियाजा भुगतेंगे। और करप्शन पे अंकुश लग रहे हैं। आज जो भी आपके सीबीआई के इनके अगर मान लो छापे पड़ रहे हैं तो उस पर करप्शन रोकने के लिए मैं तो इतना जानता हूं सुरेश जी, नोटबंदी के बाद में देश में जो है करप्शन बढ़ गया है, कोई 5 से 10 टाइम्स करप्शन बढ़ गया है। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, हाथ रख के नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, मत सोचिए, दिल पे हाथ रख के पूछिए, कोई करप्शन नहीं बढ़ा है, आदमी डरने लग गया है, डरने लगा है। किस तरह से बढ़ा, जरा हम जानना चाहते हैं, बढ़ा कैसे? क्योंकि करप्शन, देखिए ब्लैक मनी एक बड़ा इश्यू रहा है, हर बजट में ट्रांजेक्शन हो गया तो आपके केस में ट्रांजेक्शन होंगे ही नहीं, तो कहां से करप्शन बढ़ेगा? कैश के ट्रांजेक्शन की बात है तो पहले तो इनके कैश के ट्रांजेक्शन की मैं बात बताता हूं। जब नोटबंदी हुई थी तो 17,56,000 करोड़ रुपया आपके पास में कैश था पूरे देश के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर। आज की तारीख में 20 लाख करोड़ है।
यानी कि कैश आपने कर्टेल नहीं किया। पहले सुन तो लीजिएगा, अगर कैश पैसा आ गया तो फिर तकलीफ कहाँ हुई? अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ जब आप कैश इकोनॉमी को ब्लैक मनी आउट नहीं सिस्टम से वो व्हाइट और हो गई सर। मैं कह रहा हूँ 17,56,000 करोड़ की टोटल करेंसी थी, उस करेंसी को बढ़ा के आपने कैश का इनफ्लो जो है, आप कह रहे हैं ना हमने कैश के ट्रांजेक्शन कर्टेल किए। जब कैश के पहले सुन तो लीजिए, तो 17.5 लाख करोड़ की करेंसी को बढ़ा करके आज की तारीख में देश में 20 लाख करोड़ की करेंसी है वो हो गई, यानी कि कैश आज की तारीख में देश में ज्यादा है। दूसरा जो नकली नोट की आप बात कर रहे हैं, तो आप जो है वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेते तो शायद आप टेरर फंडिंग और जो है नकली मुद्रा की बात नहीं करते। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि नोटबंदी के बाद में देश में नकली मुद्रा के जो केस है वो 468% बढ़ गए। मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। आप पढ़िए, आप पढ़िए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अरे भाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, पढ़िए ना आप। पुराने नोट पढ़िए, आप पढ़िए तो पहले मैं आऊंगा। एक प्रश्न और सर, कोठारी साहब पास में जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से जो फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि पिछले 2 बजट से मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट और जनरल बजट को, बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी। खैर चलिए जीएसटी तो आना ही था, गवर्नमेंट अगर कोई भी होती तो भी जीएसटी आना जरूरी समझ रही थी सरकारें, कोई भी हो। कांग्रेस के वक्त भी इसका प्लेटफॉर्म बन गया था। मैं कोठारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक तो एफडीआई के जो रास्ते खोले इन्होंने बीमा और डिफेंस में 49% जो किया उसमें, क्या इसके कुछ बेनिफिट या फिर कहें कि लॉन्ग टर्म को बेनिफिट, जैसे कहा गया कि इससे मेक इन इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, बुलेट ट्रेन, नमामि गंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको किस तरह से देखते हैं कि हाँ वास्तव में इस पर सरकार चाहती तो कुछ कर सकती थी? देखिए, एफडीआई की जहां तक बात है, हम सरकार की नीति कुछ भी बना ले, वो तो अपने हाथ में है, अपन कुछ भी कहें, लेकिन जो पैसा लेके आएगा उसको जब तक यहाँ पे कमाई का बिल्कुल कोई वो नहीं दिखेगा, जब तक वो नहीं लाएगा। व्यापार का सीधा तो यहाँ चाहिए उसको। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और सरकार की दखल अंदाजी इतनी है, आपको ये चीज इतने में बेचनी है, आपको पता नहीं एनजीटी कब किस पे स्टे लगा दे, पता नहीं किस पे क्या कर दे, इतनी अनसर्टेनिटी इतनी है कि कोई भी उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता और वो दूर रहना चाहता है, इसलिए एफडीआई नहीं आया जी। वो हम इंटरनल रोजाना अखबारों में ही पढ़ते हैं, हम खुद महसूस करते हैं कि कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, दूसरे दिन हाईकोर्ट से वो जाके किसी भी नाम पे स्टे ले आएगा, तो आपका तो वो पैसा लगाया हुआ सब हो गया। ऐसे वातावरण में कोई भी जो समझदार बिजनेसमैन है दुनिया का या जिसके पास में पैसा है वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरा जो आपने इसकी बुलेट ट्रेन और इसकी बात की थी वो अच्छी बात है, बिजली भी घर घर में पहुंची है, वो भी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जो सेकंड मिशन सरकार का इसमें होना चाहिए वो बिजली के जैसे पानी की व्यवस्था पूरी हो, वो जल स्वावलंबन योजना से वो नहीं होने वाली है पूरी। आपको पानी के नए जो कह लीजिए कि रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे, तो अभी खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, आज अगर हमारे पास में ए में पानी नहीं है तो कल भी हमारे पास में रहेगा। जैसे कोठारी साहब ने कहा कि नदियों को जोड़ने वाली स्कीम है, जैसे बीसलपुर है, बीसलपुर कितने से शहरों में पानी पिलाता है, लेकिन एक हमारे पास में विजन होना चाहिए कि अगर बीसलपुर में पानी नहीं आया, सरकार कहां से देगी पानी? तो चल रही है, नर्मदा से राजस्थान में पानी लाने की योजना चल रही है, लेकिन जिस दिन हम ये चालू करेंगे उसका कम से कम 8-10 साल का पीरियड लगेगा। लॉन्ग टर्म, हाँ वो लॉन्ग टर्म है, इसलिए उसको लग रहा है। नहीं तो अटल जी की स्कीम थी नदियों को जोड़ना, तो आज अटल जी के बाद तो कितनी सरकारें बन गई सरकार आगे साहब 10 साल तक बना रहे हैं। नदियों को जोड़ना, मुझे लगता है कि आजादी के इतने साल बाद पानी ये नहीं है कि भगवान बरस नहीं रहा, अरे सर आज यहाँ नहीं बरस रहा तो दूसरी जगह पे बरस रहा है, अगर आज उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो हमारा फेलियर है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो। जोड़ने की स्कीम समाज ला रहे हैं, सोलर बिजली के अंदर आप सोलर ला कर रहे हैं, 5 साल निकल चुके हैं, आपके प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, उन पे कार्रवाई चालू हो चुकी है। सौर ऊर्जा के अंदर देखिए साहब, सौर ऊर्जा के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है आज। नमामि गंगे हो, इलेक्ट्रिसिटी और वो इतना सौर ऊर्जा तो ये है कि अब आप घाटे वाला काम हो गया, उसके वो प्रोजेक्ट वो एनपीए होने लगे। एनपीए तो हम उतना भी इतना नहीं कर रहे हैं कि किसी भी चीज को कोई बिजली कोई कमा नहीं सकता हो आप, तो जब कमाई नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट आप जितने आप ये जो आयोजन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट सब मोटा मोटा फेल होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट वो धरती पे आता ही नहीं, 40% ही नहीं आता, इसलिए कि आपकी वाइबिलिटी नहीं आता साहब भाई कोई भी, वो तो इंडियन बिजनेसमैन छोड़िए, बाहर वाला तो कोई 2 पैसे बिना उसकी कमाई के या बिना उसकी पॉसिबिलिटी के कोई बात नहीं करेगा। तो हम जितने आते हैं ये शक्ल दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए 8,000 करोड़ का एमओयू, 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, वो रियलिटी में आए हो तो बताओ। तो हम क्या है कि वो जो नया कंजम्पशन इकोनॉमी के हिसाब से क्या प्लानिंग बननी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, उस क्लू को भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। तो आपने सड़कें बना दी, वो बना दी, तो फिर आप ये इंडस्ट्री की बात क्यों करते हो? कि नया सोसाइटी का मॉडल है, जो पेंशन सोसाइटी की बात कर रहे हो, सब सरकारी ट्रेजरी से पैसा जाएगा और खूब लोग खर्च करेंगे, तो आप फिर उस नए ढंग की आप प्लानिंग बनाइए, ऐसे इंटेलेक्चुअल को पॉलिसी मेकिंग में लाइए जो उसका काम करे। तो ट्रेडिशनल पैटर्न को छोड़ के और जो नया जमाना है, जो रास्ता पकड़ लिया आपने, टेक्नोलॉजी है। अब आप 135 करोड़ के देश में कोई भी देश टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेक्नोलॉजी की नेचर है वो बेरोजगारी बढ़ाती है, तो बेरोजगारी का परिणाम आपको भुगतना है। तो हम एक फेजेज में लाते तो ये हो सकता है ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप वो इतनी बड़ी सिरदर्द, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि कल 20 साल तक ये कोई भी सरकार आ जाए उसका निराकरण नहीं कर सकती। इतने अनस्किल्ड लोग हैं, हर साल 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हमारे ग्रेजुएट करके जो आ रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी है। कंपनियां अब आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अपना सर्वाइवल के लिए जो है कर्मचारी उनको हटा रही है, तो इतनी बड़ी ये समस्या विकट रूप 2-4-5 साल में धारण कर लेगी कि इस पे कोई किसी की कोई आंख ही नहीं। तो ये कई जो आप निर्णय करते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सबसे बड़ा विषय है कि फ्री इकोनॉमी में आप निर्णय को नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट पे जिस दिन से किया जाए उसी दिन से काम होना चाहिए, ऐसा सरकार का नजरिया अब डेवलप होना चाहिए। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा ठाकुर साहब, थोड़ा शॉर्ट में करें क्योंकि समय का अभाव है। बड़ी योजनाएं जो मोरल ड्यूटी की तरह लगी और इसमें यूपीए गवर्नमेंट को पूर्ववर्ती सरकारों पे निशाना भी साधा गया। कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई। स्वच्छ भारत मिशन के लिए नहीं हुई। पे कमीशन सहज सुलभ रहे, उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं। 7th पे कमीशन लोगों ने दिया भी हुआ। इसी तरह से गांवों के डेवलपमेंट को लेकर के, हालांकि मैं नहीं मानता इस बात को कि गांव हो चाहे शहर हो, उनके डेवलपमेंट में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपना अपना नजरिया, कभी कितना क्या किया। तो ये कुछ ऐसे मिशन हैं जो आगे आने वाले चुनाव में कहा भी जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या वास्तव में आप लोगों से चूक रही है इसमें? नहीं योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सरकार का एक विजन होता है। और यदि हम कहें जिस हिसाब से 5 साल में या शुरू से कहते आ रहे हैं कि देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है। आप सुषमा जी का भाषण यूएन के अंदर सुन लें, उन्होंने बताया कि देश में 70 साल में क्या क्या हुआ। अटल जी का भाषण लोकसभा में सुन ले तो उन्होंने बताया कि देश में क्या क्या हुआ। तो ये जो प्रोपेगेंडा पिछले 4 साल 5 साल में चलाया गया है कि देश में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें तो टोटल बजट का 56% तो इन्होंने अपनी पब्लिसिटी में खर्च कर दिया, अपनी फोटो छपाने में खर्च कर दिया। कि आप यदि पर गर्ल चाइल्ड यदि उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का निकालेंगे तो पूरे देश का 5 पैसे पर गर्ल जो है एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो क्या ये अभियान है? क्या इसको हम वाकई में ये मानते हैं कि 5 पैसे तो लाए ना, आप 5 पैसे के लिए आप ये चीज तो सरकार का जो मैक्सिमम बजट है स्कीम 5 साल में सरकार ने अपने आप तो लाया ना, कोई सोचता था कि आज स्वच्छता मंगलयान की स्कीम आप लेके आए, घर घर के मंगलयान की स्कीम आप लेके आए, क्या 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़ सकते थे? क्या सोचा था कि कभी किसी देश ने नहीं सोचा? आज इंडिया ने एक साथ छोड़ 1974 में परमाणु आपने किया, सैटेलाइट एक साथ छोड़ रहे हुआ। मैं आप दोनों का एक चीज नहीं कर सकता, मैं दोनों का एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको। स्पेस से जुड़ी या अगर कोई मिसाइल अगर आज लॉन्च हो रही है, कुछ भी हो रही हो, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूं, मेरे से ज्यादा समझदार आप लोग हैं। वो एक दिन की एक्सरसाइज नहीं, किसी भी गवर्नमेंट की नहीं है। ये उन हमारे वैज्ञानिकों की कठिन परिश्रम का परिणाम होता है, जिनकी रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा और समय को किस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया है। जब हम एक साथ 100 सैटेलाइट छोड़ पा रहे हैं, दुनिया हम पे डिपेंड होना शुरू हो गई है कि वास्तव में सस्ता सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इंडिया में चलिए। ये उन लोगों का, ये वैज्ञानिकों का, ये उन लोगों का 4 साल में हुआ है क्या? 4 साल में नहीं, हमारा विजन तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कि प्रोसेस होता है। सूरज जी आते ही मंगलयान छोड़ा तो चले मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है।
तो चलिए, हमने कोशिश की है कि पिछले जो बजट मोदी सरकार के रहे वो किस तरह के रहे, कैसे रहे, क्या खास बात रही, स्कीम्स का क्या हुआ, क्या बढ़ा क्या घटा, वो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। ये बात सही है कि बजट में दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। अगर मुझे कोई राहत मिलती है तो तुरंत डन करता हूं कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन कुछ बजट सरकारों की नजर में यह रहता है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, देश को होना चाहिए, वो नहीं होगा तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन यहां अपने एक एनालिसिस करने का तरीका होता है, जो अभी आ रही हैं चीजें, कि कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा दिखना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा, कि वास्तव में भविष्य की योजनाओं को लेकर के हम कर सकते हैं। आज पीने के पानी का संकट दुनिया के सामने है, हम पैसा अगर उधर थोड़ा भी डाइवर्ट करते हैं और स्कीम्स को जोड़ करके कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट अपने कार्यकाल में शुरू करके दिखाते हैं कि देखिए हमने ये शुरू किया, महज ये कह देने से नहीं कि योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन पब्लिक चाहती है कि वास्तव में फला सरकार के वक्त ये हुआ था और अब ये काम शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से, कि हाँ हाईवेज को जोड़ने की एक बात कही गई थी, अच्छी बात है। पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो याद किए जाएंगे, तो कुछ ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए ताकि विकास दिख सके और विकास की झलक को आप भुना भी सके, महज एक अनाउंसमेंट्स को नहीं। पब्लिक बहुत समझदार है। खैर, अब इंटरिम बजट किस तरह का बजट होगा, हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि पूर्ण बजट की तरह होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। विश्लेषकों का कहना है कि इंटरिम बजट होगा जो हमेशा से आता रहा है इलेक्शन से ठीक पहले, क्योंकि आप के पास में इतना वक्त नहीं होगा, सरकार कौन होगी कौन नहीं होगी, खैर चलो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास खबर में बजट पे बस हम इतनी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।